आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव प्रभारी मोहम्मद फिरोज खान ने जहीराबाद से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रशेखर के आवास पहुंचकर उनसे की मुलाकात। डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी होगी वापस। कर्नाटक कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, 48 घंटे में बिटकॉइन में मांगे $10 लाख। राहुल गांधी एक फाइटर, कांग्रेस नेता को चुनाव आयोग के नोटिस पर बोली सुप्रिया सुड़ी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का की डेडलाइन तय, लग्जरी बर्थ में सोते हुए करेंगे सफर। अब समाचार विस्तार से। 30 नवंबर को तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के विधानसभा क्षेत्र जहीराबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रशेखर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव प्रभारी मोहम्मद फिरोज खान ने जहीराबाद से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रशेखर के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका सम्मान किया और जहीराबाद क्षेत्र में चल रही चुनाव की गतिविधियों से संबंधित मुख्य बातचीत की। इस अवसर पर उनके साथ जहीराबाद के कांग्रेस नेता अरशद पटेल, माइनॉरिटी लीडर्स के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। गुरुवार की रात मन्नाखेली के जरीन फंक्शन हॉल में मन्नाखेली के बिजनेसमैन सैयद बिलाल का वलीमा में कांग्रेस के नेता फिरोज खान उपस्थित रहे और सैयद बिलाल को बधाई दी। इस अवसर पर फिरोज खान का सम्मान किया गया। इस अवसर पर फिरोज खान के साथ सैयद मिसबाउद्दीन, मोहम्मद अजहर, अब्दुल रहीम, सैयद जफर, सैयद नूर के अलावा दूसरे उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा चलाए जा रहे मुकदमे को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग द्वारा राज्य पुलिस या लोकायुक्त को जांच सौंपने का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था। गुरुवार को कर्नाटक कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब राज्य सरकार अब अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार करेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शिवकुमार ने कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। आय से अधिक संपत्ति मामले में पिछली भाजपा सरकार की ओर से डीके शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी गई मंजूरी को कर्नाटक कैबिनेट वापस लेने का आदेश जारी कर सकती है। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को कहा कि पूर्ववर्ती सरकार का फैसला कानून के अनुरूप नहीं था। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच पुलिस ने गुरुवार को संगारेड्डी जिले के गच्चीबौली से एक कार से 5 करोड़ रुपए बेहिसाबी धन बरामद किया है। गच्चीबौली पुलिस ने रकम सीज कर कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया है। पुलिस ने इस संबंध में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि बोटानिकल गार्डन के पास वाहन चेकिंग के दौरान मादापुर की ओर जा रही कार को रोका गया। इस दौरान अधिकारियों को सीटों के नीचे नकदी से भरे बैग मिले। अधिकारियों ने कहा कि हिरासत में ले लिए गए लोग जब्त धन के स्रोत के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इससे पहले राजकोंडा पुलिस कमिश्नर के हयात नगर इलाके में 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। एक कार से 5 बैग में नकदी भरकर ले जा रहा था। पुलिस ने नकदी ले जा रहे व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी की तरह ही अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को मनाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने हाल ही में संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक में एससी, एसटी और ओबीसी को अलग से आरक्षण नहीं दिए जाने के लिए केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की भी आलोचना की। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में बृहस्पतिवार को एक चुनौती रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अधिकतर पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस से एससी, एसटी की तरह आरक्षण की मांग की थी, जिसने आजादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन किया। उन्होंने कहा एससी, एसटी, ओबीसी के वोट पाने के लिए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब अपनी चुनौती सभाओं में प्रचार कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए। मायावती ने कहा कि ये लोग जाति जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं। जब आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी तो सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों ने एससी, एसटी की तर्ज पर खुद को आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक फाइटर है। एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी पनौती वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग के नोटिस का गरिमापूर्ण और ईमानदार जवाब देंगे। सुप्रिया सुले ने गुरुवार को कहा, राहुल गांधी एक मजबूत और ईमानदार नेता है। मुझे विश्वास है कि सम्मानजनक और ईमानदार जवाब देंगे। वह एक योद्धा है, वो निडर रह सकते हैं क्योंकि वह ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जब बीजेपी ने अपने परिवार को लेकर निशाना साधा है। अब अगर वह कुछ बोलते हैं तो बुरा मानने की क्या जरूरत है। बीजेपी नेता राहुल गांधी की दादी तक को नहीं छोड़ा। भारत चुनाव आयोग ईसीआई ने गुरुवार को बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस नोटिस में राहुल गांधी के कथित तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ अपनी चुनौती रैलियों में अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक अज्ञात व्यक्ति से एक मेल किया गया है कि अगर अगले 48 घंटे के भीतर बिटकॉइन में $10 लाख का भुगतान नहीं किया गया तो हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को उड़ा दिया जाएगा। मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज लिया है और जांच शुरू कर दी है। ईमेल को देखने के बाद पुलिस ने ईमेल आईडी की सहायता से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 385 और 505B के तहत मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित धमकी भरा ईमेल गुरुवार को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL को एक आईडी quaidacoastal@gmail.com से भेजा गया था। ईमेल में लिखा था, यह आपके हवाई अड्डे के लिए आखिर चेतावनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 48 घंटे के भीतर हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर बमबारी करेंगे। इससे बचने के लिए बिटकॉइन में $1 मिलियन का भुगतान करें। 24 घंटों के बाद एक और चेतावनी दी जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों की पसंदीदा बन चुकी है। सुविधाजनक सफर की वजह से ज्यादातर रूटों पर चलने वाली ट्रेन का ऑक्यूपेंसी रेट काफी अच्छा है। भारतीय रेलवे इस ट्रेन के सफर को और सुविधाजनक बनाने जा रहे हैं। इसी क्रम में अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने वाली है। इसकी डेडलाइन भी लगभग तय हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को वंदे भारत स्लीपर के ट्रैक पर आने की डेडलाइन बताई। उन्होंने की मार्च 2024 तक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन दौड़ने लगेगी। यह वंदे भारत बेहतर साज सज्जा वाली होगी। इससे सफर करने का अपना अलग अनुभव होगा। मौजूदा समय चल रही सभी वंदे भारत एक्सप्रेस केवल चेयर कार वाली है, यानी इसमें बैठकर सफर किया जा सकता है। यह ट्रेन जिस स्टेशनों से चलती है, रात में उन्हीं स्टेशनों में वापस आ जाती है। अब रेल वंदे भारत के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाने जा रहा है। इनको राजधानी की तरह चलाने की योजना है, यानी वंदे भारत स्लीपर लंबी दूरी का सफर तय करेगी। अब ये रात में चलेगी, जिसमें यात्री सोते हुए सफर कर सकेंगे। संत मीराबाई की 225वीं जयंती पर मथुरा में आयोजित राउज उत्सव 2023 के दौरान मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने नृत्य नाटक के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हेमा मालिनी ने संत के जीवन को दर्शाने वाले एक नाटक के माध्यम से मीराबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी। नृत्य प्रदर्शन में अभिनेत्री पीले और हरे रंग की पारंपरिक परिधान पहनी थी। अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट हेवी ज्वेलरी भी पहनी थी। दूसरे डांस पार्ट में उन्होंने लाल और गुलाबी रंग का लहंगा पहना था। आखिरी परफॉर्मेंस में हेमा ने गोल्डन बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनी थी। उन्होंने माला भी पहनी थी
उन्हें उसी तरह एक तारा बजाते हुए देखा गया जैसे मीराबाई अपनी भक्ति के रूप में भजन गाते समय एक तारा बजाती थी। हेमा ने अपने प्रदर्शन के बारे में कहा, मैंने एक कलाकार के रूप में प्रदर्शन किया और पीएम मोदी ने एक दर्शक के रूप में इसे देखा। मुझे खुशी है कि पीएम 2 घंटे तक बैठे और एक कार्यक्रम देखा। हमें खुशी है कि वह ब्रुज आए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अफगानिस्तान ने भारत सरकार से लगातार मिल रही चुनौतियों को कारण बताते हुए नई दिल्ली में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। यह फैसला 30 सितंबर को अफगानिस्तान के दूतावास के संचालन को रोकने के बाद लिया गया है, जो इस उम्मीद में किया गया था कि भारत सरकार का रुख नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास के कामकाज को सामान्य रूप से चालू रखने के लिए अनुकूल विकसित होगा। अफगानिस्तान के दूतावास ने एक बयान में कहा कि नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास को भारत सरकार की लगातार चुनौती के कारण 23 नवंबर 2023 से नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करने पर खेद है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव प्रभारी मोहम्मद फिरोज खान ने जहीराबाद से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रशेखर के आवास पहुंचकर उनसे की मुलाकात। डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी होगी वापस। कर्नाटक कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, 48 घंटे में बिटकॉइन में मांगे $10 लाख। राहुल गांधी एक फाइटर, कांग्रेस नेता को चुनाव आयोग के नोटिस पर बोली सुप्रिया सुड़ी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का की डेडलाइन तय, लग्जरी बर्थ में सोते हुए करेंगे सफर। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।